वालेकुम। जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की 37 बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं भी चलती हूँ कि इसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। पैरासाइट के एक्टिव स्टेटस पर जॉर्ज की तंजीम ने हवाई जेट रवाना किए ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जाए, मगर नजफ जो पारिस के साथ ही नतालिया वापस आ चुका था, हादी के थ्रू इन जेट्स को गुमराह किया। और इस बीच पारिस ने हिदायत बाबा को जिस जगह से बाजियाब करवाया वो एक नई कहानी खोल गई, जिसकी इब्तिदा जैकब मार्क के इक़्तिदार के खात्मे के साथ एक नए पार्टनर के मंजर आम पर आना था। इस्माइल शराजी जैकब मार्क की जगह एंडी रंगहटा की बागडोर संभालने आ रहा है। ये खबर भी पारस को सेरा के गार्ड्स को पीटने के बीच पता चली। हदायत बाबा के दाएं बाजू पर किसी चीज का कट था और सर भी किसी पथरीली चीज से लगने के सबब जख्मी था। वापस ब्यूरो ने पहुंचाकर पारस ने मरने वाले साथियों की तदफीन का इंतजाम करवाया, जबकि रोशानी ने खुद हदायत बाबा के जख्मों की मरहम पट्टी की थी। सर के जख्म पर 2 स्टिचेस लगे, लेकिन वो इस उम्र में भी जैकब मार के कई लोगों को पिछाड़ आए थे। सुबह होने वाली थी। सेरा मार्क अब यहीं जिंदान में कैद थी, लेकिन ये खूनखार जंग ना खत्म होने का सिलसिला रखती थी। जबकि जॉर्ज के जेट्स को गुमराह करने के बाद नजफ भी पहुंच आया था और इस वक्त मरने वाले अफराद की नमाज जनाजा और बाकी अमूर देखने में पारस की मदद कर रहा था। ज्यादा दर्द तो नहीं। वो बहुत एहतियात से खदायत बाबा की बाजू का जख्म जांच रही थी। वो धीमा सा मुस्कुराए। इतने प्यारे और मीठे हाथ भला दर्द देने के लिए थोड़े बने हैं मेरी जान। मैं ठीक हूँ। अफसोस बस इस बात का है कि जैकब मार्क कभी जख्मी शेर ही बना है कि एक नया मनहूस गेम में आ रहा है। इस्माइल शेराजी डिसोजा का सबसे करीबी साथी था। कुछ वक्त के लिए वो रशिया के बड़े क्रिमिनल शहरों की बागडोर भी संभाल चुका है, और भले वो अंडीरिंघाटा का खैर ख्वाह बनकर आ रहा हो, लेकिन डिसोजा का साथी किसी सूरत पारस के हक में बेहतर नहीं है। ये सब वाकई तशवीशनाक था, क्योंकि बज़ाहिर इस्माइल एक खैर ख्वाह हो, लेकिन वो इतने सालों बाद बस इटली तभी आ रहा था क्योंकि इसे डिसोजा की मौत से जुड़े कुछ पक्के सबूत मिले थे, और उसके हाथ भी कई मुल्कों के माफिया में थे। अगर वो डिसोजा की मौत का राज सामने लाता है तो इसे पता चल जाएगा कि डिसोजा को किसकी खातिर और किसने मारा। लिहाजा हदायत बाबा सरकार दूरंदेशी का मुजाहरा करे। अभी से इस्माइल शराजी को अपने हक में बेहतर नहीं समझ रहे थे। हो सकता है डिसोजा के साथ ये स्माइल भी पारस को टॉर्चर करने में शरीक हो। एक तो मर गया, मुमकिन है दूसरे को मारकर मेरे हाथों की गर्मी जायल हो सके। वो गहरे ख्यालात में डूबी खुद भी नहीं जानती थी कि वो कितनी ठीक जगह पहुंच चुकी है। उसके रोशन माथे ने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए थे। वाइल्ड फ्लावर का हकीकी मानों में सफर शुरू हो चुका था। क्या सोच रहा है मेरा बच्चा? रोशानी के हाथों की मद्दम हरकत हदायत बाबा सरकार ने फौरी महसूस करते रोशानी को मुतफक्कर होते मुहातिब किया। कुछ खास नहीं बाबा सरकार, बस आपके साथियों की शहादत पर दिल अफसुर्दा हुआ। आपको भी तकलीफ सहनी पड़ी। ख्याल रखिएगा, मेरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा। वो पट्टी करने के बाद उनकी तरफ नमदीदा निगाहों से देखती बोली, राह हक के मुसाफिरों को इन मामूली चोटों से फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो बहादुरी कल दिखाई, लगता नहीं है फारस सुल्तान कहीं गया है। हमेशा यूं ही मजबूत और महफूज रहो। बाबा के हुद से लगाने पर वो भी भूल गई जैसे यतीम है। आंखें बरसी आईं। कुछ देर तक सुबह हुई और उसके बाद तदफीन का सिलसिला मुकम्मल हुआ। दुआए खैर के बाद रुशाने ने भी इजाजत तलब की। पारस, आपने फिर से पैसे भेजे हैं मुझे? वो इसे खुद सी ऑफ करने जा रहा था जब मैसेज नोटिफिकेशन पर वो रुककर इस शानदार मर्द के रूबरू आई। हाँ, 80,000 लीरा। वो मुस्कुराकर अपनी वाइल्ड फ्लावर को देखते बोला, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी पारस, आपने दिए थे ना। वो थोड़ी बेचैन थी क्योंकि इसे माफिया का पैसा हिलाल नहीं लगता था। वो तुम्हारे खाने पीने के लिए थे और ये शॉपिंग के लिए। कोई प्रॉब्लम है? पारस को वो परेशान लगी तो अपने हिसार में भरकर करीब करते नरमी से निहारते हुए पूछा, आपको नहीं लगता माफिया का पैसा हराम है और ये नस्लों को तबाह करेगा? वो ये बोलते बिल्कुल ना हिचकिचाई। पारस ने मुस्कुराकर से अपने सीने लगा लिया। तुम्हें क्या लगता है हराम हलाल की तमीज नहीं रखता? मैंने आज तक इस सब गंदे धंधे से आया एक पैसा भी अपने लिए यूज नहीं किया। मेरे 2 लीगल प्लाजे हैं नतालिया में, एक गोल्फ अकेडमी है कैलिब्रिया में। ये पैसा वहीं से आता है। इन्वेस्ट किया था मैंने और फारिस सर ने, अब मजे ही मजे। वो खुशी खुशी मुस्कुराती रूबरू हुई। कितना सुकून मिला है बता नहीं सकती थी। उफ, दिल से बोझ हट गया। अब मैं खुशी खुशी शॉपिंग करूंगी।
अपने शोहर और बाबा के हक हिलाल के पैसों से। और हाँ, जिंदान की तरफ जाने की जरूरत नहीं। इस गंदी चुड़ैल से 2 फीट दूर रहिएगा। इसे डोज मैं खुद देती रहूंगी, इश्क का सारा बुखार उतरेगा। पारस इसे प्यार से तकता उसकी ताकीदों पर सर खम कर रहा था, जबकि रोशानी अब फिर से दूर जा रही थी। तभी पारस से लिपटने को दिल मचल रहा था। तुमने जो इसे थप्पड़ मारा, मेरी बहुत बड़ी हसरत थी ऐसा थप्पड़ इसे मारूं, पर बस लिहाज में नहीं मार सका कि औरत है। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी बड़ी तस्कीन अता की। मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल टाइम गुजारना चाहता था कल रात, पर शायद अभी ये हमारे हक में बेहतर नहीं। वो सर हिला गई क्योंकि रात वाकई बहुत थका देने वाली और खौफनाक रही थी। इट्स ओके पारस, मैं फिर आ जाऊंगी आपका स्पेशल टाइम लेने। बस अपना ख्याल रखिएगा। फीवर अब काफी कम है, लेकिन मुकम्मल आराम आने तक रेस्ट करें। नए दुश्मन के आने की खबरें आ रही हैं। अब आपके साथ ये जंगली फूल है, इसलिए घबराना नहीं। रोशाने ने पारस के दोनों हाथों को पकड़ते अपने होने का सुकून पहुंचाया, तो रोम रोम में बसी थकावट का जैसे तोड़ हो गया। मुझे लगता था तुम्हें जिंदगी के साथ एडजस्ट होने में वक्त लोगी या शायद घबरा जाओगी। तुमने मुझे कल बता दिया है कि मुझे ना तो तुम्हारे लिए अब डरना चाहिए, ना तुम्हें अपनी कमजोरी समझना चाहिए। ऐसे इतराफ की रुशानी को बहुत जरूरत थी। वो पारस के इतराफ बाजू बांधे सीने से लगी, तो पारस के संजीदा होंठों के किनारे मुस्कुराहट में डल गए। मैं आपकी मजबूती हूँ, मैं आपको बेगम करके छोड़ूंगी, और आपकी बेगम होना डिजर्व करती थी ये भी साबित करूंगी। बाकी पैसों की मुझे जरूरत थी बहुत, अमायमा के लिए कुछ गिफ्ट सोचे थे। इख्तिताम तक वो जैसे दबा दबा मुस्कुराई। पारस का दिल मसरूर हुआ कि वो इस काबिल है कि बिना कहे रुशानी की ख्वाहिश समझ जाता है। नेक्स्ट आओगी तो तुम्हें भी तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट दूंगा। थोड़ा लेट हो गया, एंजॉय करो मायमा के साथ। पारस के ऐसे रूखे फीके बाय पर वो फिर से उसकी गिरेबां पर मुट्ठी की नर्म पकड़ बनाए रोक गई। मेरी गुड बाय किस कहाँ है? पारस उसके शिकवे पर हंसा। मुझे बस वेलकम किस करनी पसंद है। सॉरी मिसेस पारस। वो फौरी हरी झंडी दिखा गया। रोशा ने उसकी कमर पर रखे हाथ से चुटकी काटी। पारस ने बस दांत दिखाते अंदाज में दर्द फील किया। इतना सख्त लौंडा है मेरे वाला कि मैं उसे चुटकी भी नहीं काट सकती। जिस्म की जल्द में हाथ जिस्म की जल्द ही हाथ में नहीं आती, मुक्का भी नहीं मार सकती। अपना हाथ क्रैक हो जाना है। वो मायूस होकर दुहाई देने लगी। पारस ने उसका हाथ पकड़कर खींचते अपनी गाल से जोड़ा। थप्पड़ मार लो। ऐसी आफर पर वो सर तोड़ देती पारस का, पर इससे बेहतर ऑप्शन भी था तो दरगुजर कर गई। पारी ना कर लूं, थप्पड़ के कुछ लगते। अपना हाथ हटाकर बाजू हार की तरह पारस के गले में परोते उसकी गाल पर जोर से प्यार देते जरा पीछे हटी ही कि पारस ने बाजू जकड़ लिए। गुड बाय की सब इतनी बुरी भी नहीं है। रोशाने ने बस आंखें मूंदते मोहब्बत भरी जसारत पर रूह के दरीचों तक बाहर उतरती महसूस की। अपने होंठों को उसकी गाल तक लाते रगड़ता वो दूर हो गया। बहके इंसान। और शोक हंसती दूर हुई। होठों पर जुबान फेरी जो पैरासाइटिक गुर्बत की दहशत से बहुत जल्द खुश्क पड़ गए। पारस ने उसे पकड़कर घुमाते बाहर की तरफ रुख करवाया। अब जाओ, कुछ दिन दूर रहना, वरना अपने ही फलसफों की दजियां बिखेर बैठूंगा। सी यू। अपना ख्याल रखना। उसकी गर्दन की खुशबू इनहेल करे। पारस वापस अंदर गया, जबकि इर्द गिर्द पारस की बिखरी खुशबू महसूस करे वो दीवानी भी वापसी के रास्ते चल पड़ी। ये जासिया अल्मास की वसीयत है जो हमें सारा साहिबा के पर्सनल सामान से मिली। उसने मायमा के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। इसके अलावा ये इस घर की चाबी और डॉक्यूमेंट्स हैं जहां मायमा में सारा के साथ रह रही थी। ये घर जासिया ने सारा साहिबा के नाम किया था क्योंकि वो उनकी बेटी की केयर टेकर थी। कुछ दिन पहले ही सारा साहिबा ने ये घर आपके और मायमा के नाम कर दिया है। वकील सुबह सुबह हॉस्पिटल आया था क्योंकि इसने कॉल करके हातिब से अर्जेंट मिलने की रिक्वेस्ट की थी। तभी हातिब ने फिर उनके इसरार पर इन्हें हॉस्पिटल बुला लिया। सारा की मोहब्बत और उनके तोहफे की जो मोहब्बत भरी कीमत थी, इस पर हातिब का दिल बहुत दुखा। वो सब कुछ वकील से मौसूल करते हातिब ने सब डॉक्यूमेंट्स और वसीयत अपने बैंक जाकर एक अलग मायमा के नाम पर अकाउंट और लाकर खोले, वहां महफूज किया। फिर वो वापस हॉस्पिटल आया। नर्स के बकौल मायमा रात बहुत पुरसकून होकर सोई रही है, जबकि हातिब मन ही मन में इस सुकून की वजह खुद को जानकर और तरोताजा हो गया। अब आयमा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। बस नर्स इसे उसके कपड़े पहनने में मदद करने का कह रही थी। जब हातिब रूम में आया, अब जाए मैं कर लूंगा। नर्स ने फौरी सर हिलाते अमायमा के तय लगे कपड़े मैट्रेस पर रखे और कमरे से निकल गई।
हमायमा जो बमुश्किल खड़ी थी लड़खड़ा कर बैठने लगी, पर हातिब ने उसकी बेजान पड़ते वजूद को बाजू में बरते संभाला। दोनों की आंखें मिली। उदास क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर जाना मुश्किल है क्या? रात सुकून से सोने के बावजूद मायमा की आंखों के गोशे तर हातिब से बर्दाश्त न हुए। नहीं तो बस बीजान की याद आ गई। मैं उनके साथ बहुत पुरसुकून रहती थी। उनसे अपने सब काम बिना हिचकिचाए करवाती थी। वो मेरे बाल भी वॉश करती थी, मेरे बाल भी बनाती थी, क्योंकि मुझे तो नहीं आते। अभी नर्स ने कहा वो मेरी हेल्प करेगी, तो मुझे बीजान बहुत याद आ गई। वो होती तो मुझे किसी की मदद ना लेनी पड़ती। मैं आपके घर जाकर आपकी मम्मा पर या आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। देखिए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। फूट फूट कर रोती वो हिचकियों की जद में चली आई, और हाथ तभी से आहिस्तगी से अपने वजूद में बसा गया। उसका सर चूमा। सबसे पहली बात, जो तुम्हारा काम मैं कर सकता हूँ उसके लिए मम्मी को भी नहीं कहूँगा, और बहुत ज़्यादा पर्सनल मदद के लिए तुम्हारी रोशानी भी होगी उधर, तो ऐसे रोककर मेरी जान पर मुश्किल मत बनाओ। तुम्हारे बाल वॉश करना और बनाना तो मुझे बहुत पसंद आएगा। ये बहुत रोमांटिक है ना? वो अब भी सख्त तकलीफ में नफी में सर हिला रही थी। आप खुद पेशेंट हैं, मैं क्यों करवाऊंगी भला आपसे काम? नाक खींचते भीगी सांस भरने के बीच बोली, तो हातिब को इस पर प्यार सा आया। ऐसे हमें बहुत सब प्यार करने का मौका मिलेगा। वो इसे जरा सामने लाया। सारा सदमा भूल कर वो हानक हो गई। गालों में सोच कर ही गुलाब उतर आए। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खुद समेत हातिब को वापस खींच लाए। वो आंसुओं में गुम सरगोशी करे जनाब को होश में लाई। उठा नहीं सकता तुम्हें, वरना हम धान नामी डॉक्टर को चूंटियां काटेंगी। वैसे भी अपनी शादी पर नाचना है मुझे। जो हाल मेरा है, एक ही लचकते स्टेप पर देर हो जाऊंगा। क्या इज्जत रह जाएगी नतालिया की अमीर की? तो थोड़ा बर्दाश्त करो, बड़ी हो गई हो। पहले वो हातिब के सहारे खड़ी हो, पर कल पूरा दिन तो जिस्म सुन था। लेकिन आज जब उसका असर जायल हुआ तो दर्द की शिद्दत महसूस कर रही थी। आप मेरे साथ कभी कुछ ऐसा मत होने दीजिएगा हातिब, कि मैं फिर से दर्द के एहसास को भूल जाऊं। मैंने जिस्म के दर्द को बहुत मिस किया है। वो ये सब कहकर हातिब मुकदाम की जान लम्हों में मुट्ठी में भर गई। आंखें सुनहरी से लाल पड़ने लगी। वो कुछ ना बोला, बस इस अपने सीने लगा लिया। ये डर अमर बेल की तरह दोनों की जिस्मों से लिपटे थे। मतलब तुम अपने दर्द इंजॉय कर रही हो, मुझसे बड़ी पागल हो। अपनी आवाज में उतरती सिलवट चाहकर भी वो छुपा न सका। उसे मायमा की मुलायम हथेलियों का सिरकता लम्स अपनी पोस्ट पर महसूस हुआ तो कर पर सरूर हावी होने लगा। दर्द इंजॉय कर रही हूँ, डर बेचैन कर रहे हैं। एक जिगर पास सी सरगोशी हातिब के वजूद में गुम हुई। वो इसे संभालता अपने सामने करे, उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हाथों से समेटते। उसके चेहरे का डर देखकर खुद भी कहीं अंदर से डरा। हमारे डर शदीद पर मुख्तलिफ नवैयत के हैं अमायमा। जिन तकलीफों का तुम्हारे पास हल नहीं, मैं उनका मरहम हथेली में लिए फिरता हूँ। मेरे जो मर्ज लाइलाज हैं उनकी शिफा तुम्हारा वजूद है। अपने सीने लगाए वो मायमा को अपने दिल के सुकून से मिलवा रहा था। लम्हा भर वो रोना भूल गई। मैं आपको खोने से डर रही हूँ। उसकी आवाज भीगी सिसकी में बदली। इतना अच्छा नहीं हूँ कि मेरे नाम पर तुम्हारी आजमाइश ली जाए मायमा। ऐसा लम्हा जब मैं तुमसे दूर हो गया, मेरी जिंदगी का दूसरा बड़ा वीक पॉइंट होगा। तुम्हारा गम मेरे भाई के गम से 1000 गुना बड़ा ठहरेगा, और मैं पनाह मांगता हूँ तुमसे जुदा होने पर। अपनी भारी आवाज संभालने के बावजूद वो कमजोर पड़ने से खुद को रोक ना सका। आप भी अपने भाई से दूर हुए हैं? वो परेशान हो गई। किसी अपने का हिसारा बहुत कहरनाक जो होता है। हाँ, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तुम चेंज करने की खुद कोशिश करोगी या मैं मदद करूं? अब इन लोगों को घर निकलना था, तभी हातिब ने ये मौजूद समेट कर अमायमा की कंडीशन के पेश नजर जानना चाहा। करूंगी। वो अचानक से अपने पेट पर हाथ रखे बिना सहारे संभल कर खड़ी होती दूर हुई। हातिब ने पलटकर उसकी शर्ट और ट्राउजर जो तय था उठाकर मायमा को थमाया। ये होती है हिम्मत। चलो जाओ, आवाज देना अगर मदद चाहिए हुई। वह मायमा को सराह कर इसे और मजबूत कर गया। तभी वो छोटे छोटे पांडे की तरह कदम उठाती जब पास से गुजर के गई। हातिब ने मुस्कुराकर सर झटका और अपना फोन निकालकर अहम नोटिफिकेशन देखने लगा। अमायमा ने बाकी सब तो कर लिया, लेकिन शर्ट की जिप बंद करने के लिए जब वो हाथ उठा रही थी, उसके पेट और बेली कट पर खिंचाव बहुत भयानक महसूस हो रहा था। 2 बार कोशिश करने के चक्कर में इसने अपना चेहरा जब्त से सुर्ख कर लिया था। हाँ, सब मुश्किल वाला कर लिया और आसान पर बस हो गई तुम्हारी निकम्मी। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा ना? उफ, बर्दाश्त अमायमा, बर्दाश्त।
अपने बालों को फैलाकर वो अपना हॉस्पिटल गाउन वहीं हैंग करे पीछे होकर तसल्ली करती। वापस बाहर आई तो हातिम ने फौरी नजर उठाई और उसके आगे को झुके कंधों से उठे शर्ट के गले को देखकर वो मायमा की झुकी पलकों का मिलाप जानकर समझ गया कि मदद दरकार है। इधर आओ। हातिम ने हाथ फैलाने के साथ फोन साइड टेबल पर झुकते रखा। आंसू मायमा की आंखों से छलकने को बेकरार हुए। आप जाएं, आप आ जाएं, मुझे दर्द हो रहा है। रोने के बीच हिचकी भरी। हातिम मुस्कुराकर पास खुद आया। अब मायमा इसे वाकई नॉर्मल लगी। इससे ज्यादा भी मदद मांग सकती थी। मैं तो खुशी खुशी वेट में था। नॉन रोमांटिक होना साबित तो करोगी। अब मायमा क्या बताती कि इतने दर्द में रोमांस क्या होता है ये भी बोल चुकी है। बस एक फितरी शर्म थी जो गालों को दहका रही थी। हातिम ने उसके बाल उसकी कमर से हटाए और आंखों को उसकी बालाई कमर से जेरी तक लम्हा भर भटकने दिया। वो खामोश मूरत बनी रूबरू सहमी खड़ी थी। अंदर से तो ज्यादा प्यारी हो तुम। जानबूझकर मायमा के कांधे पर झुककर प्यार दिए वो इसे लरजने के साथ बुखलाने पर मजबूर कर गया। ये अंदर क्या होता है, ऐसे नहीं बातें करे। फिर से रोना दर्द के सबब नहीं। हातिब के होंठों की ना सही जाती शिद्दत पर आया जिसकी भलाई कमर तक सिरकती फिर वापस गर्दन से गाल तक रेंगती महसूस हो रही थी। वो भले क्लीन शेव रखता था पर आजकल देवदास की तरह गालों पर बालों का रोआ ज़हूर पजीर था जो चुभने से ज्यादा गुदगुदा गया। फिर उसके होंठों की हिलावत तेज गर्म शिद्दतें बहुत बड़ी तोप चीज थी। मेरा मतलब था दिल से प्यारी हो, गलत समझी तुम। शरारत से अपने जज्बात की शिद्दत को जरा सी हद थमाए और उसकी जिप बंद करे इसी एहतियात से मायमा को अपने सामने लाया। रोई रोई छुई मुई सी वो कुछ ज्यादा गुलाबी गुलाबी लग रही थी। उसकी कम सनी रोई जैसे हदोहाल रखती थी। 22 साल अभी उसकी उम्र एक बंद हॉल में कैद हुस्न के तूफान सी थी। मुझसे गाड़ी तक नहीं चल कर जाया जाएगा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। फिर से भीगी सरगोशी की गई। हातिम ने इसे कुछ सोचा और पकड़कर इसे बिठाया। कुछ देर उसके दोनों पैर हाथों में भरकर दबाए तो वो सारी झिझक बोल भूले बस कनखियों से हातिम को देखती रही। मैं तुम्हें उठा नहीं सकता लेकिन होप सो ये तुम्हें गाड़ी तक चलने में मदद दे। थोड़ी सी हिम्मत करो, एक बार मेरे रूम में पहुंच जाओ फिर आराम ही आराम। रूम का सुने मायमा के चेहरे पर रंग से लहराए। रुखसती से पहले ही वो हिचकिचाते बोली, ये रुखसती ही है हॉस्पिटल से मेरे घर, चलो आ जाओ। सहारा देकर हातिब ने से खड़ा करवाया तो वो पैरों में आते आराम पर बहुत आसानी से हातिब का सहारा लिए पार्किंग तक पहुंची। परीसा और हाशम भी दोनों के मुंतजिर थे। हातिब के स्टे हाउस को थोड़ा सा परीसा ने सजवा दिया था। बस कुछ गहरे सुर्ख गुलाबों के बुकेट और हातिब के रूम का फीकापन दूर करे मैटर्स पर वैसी ही खूनी रेड बेडशीट डलवाई। ये तो हातिब को देखकर हार्ट अटैक आना बाकी था जिसने स्याह सफेद और सुनहरी के सिवा आज तक किसी रंग को कमरे और अपने पूरे स्टे हाउस में घुसने नहीं दिया था। फिजा में गुली बारिश जैसी नमी पर अपनी जैकेट ही खुद पर करके सोए इब्राहिम के ख्वास बेदार हुए। उठकर बैठा तो सहर के बाद सुबह भी हो चुकी थी और आसमान गहरे स्याह बादलों से हटा नमी हारिज कर रहा था। इब्राहिम बैठा तो पूरा जिस्म रात यूं ही खुरदरी जमीन पर सोने के सबब अकड़ा महसूस हुआ। फिर आंखें बारी और नाक में भी खिंचाव महसूस हो रहा था जो ये बताने के लिए काफी था कि थोड़ी बहुत ठंड लग गई है। बैठे बैठे जुमाई रोकते एक नजर बुझ चुकी लकड़ियों की खाक पर डाले, वहीं से नजर कैंपर वैन तक ले गया। रात सुहाना की हालत सोचते ही वो जल्दी से उठा और कैंपर वैन की तरफ भागा। पास जाकर महसूस हुआ वो खाली है। तभी घबराकर यकीन करने को दरवाजा खोलना चाहा तो वो भी खुल गया। सुहाना इसे पुकारते अंदर घुसा पर वो तो कहीं नहीं थी। बस मैट्रेस पर एक सफेद कागज पड़ा था। इब्राहिम का दिल सीने में डूब कर रह गया। हाथ बढ़ाकर वो कागज उठाया और दर्द करती आंखों के सामने किया। एक तरफा मोहब्बत भी फितने और आजमाइश से कम नहीं। मेरा भी दिल करता है फारिस की कब्र ही मिल जाए और मैं उनके साथ दफन हो जाऊं जैसे तुम मेरी जीते जी अपने साथ कब्र लिए फिरते हो। पता नहीं मैं सारी रात किस दुख पर रोई लेकिन मैं तुम पर कोई खुशी और राहत हराम भी नहीं देख सकती। तुम भी मर्द हो, दिल मेरे कब्जे में होगा पर जिस्म नहीं। उसकी तो ख्वाहिश रद्द नहीं होगी तुमसे, समझ सकती हूँ। तुम तो अब आजाद हो, रातें रंगीन करो या दिन, खुलेआम रोमांस करो या छुप कर, मैं आसपास नहीं दिखाई दूंगी तो शायद मेरे और तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाए। मैं जा रही हूँ बहुत दूर, हर इस इंसान से जो मुझे जानता है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी मौत की खबर का वेट कर लेना।
پھر تم پر ہر لڑکی میری طرف سے حلال ہے، بائے۔ ابراہیم کی آنکھیں تکلیف سے سرخ ہوئیں، پھر گوشے بیک گئے۔ وہ ابراہیم افندی کے جذبات کو کتنی آسانی سے ہوس بنا گئی تھی۔ وہ جب آس پاس ذرا دیر دکھائی نہیں دیتی تھی تو ابراہیم کا جسم ٹوٹنے لگتا تھا، دل ادھڑنے لگتا تھا۔ وہ ایسے شخص پر دنیا کی عورتوں کو حلال کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اس لیٹر کو کئی ٹکڑے کر کے وہیں پھینکتا دم گھٹنے پر کیمپر وین سے باہر نکلا۔ موسم کی دلکشی ہلکا پھندا محسوس ہوئی۔ وہ اسے کہاں ڈھونڈے کہ وہ کھوئی نہیں، شاید جدا ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی پھر بھی وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کونیالٹی ٹاؤن کا چپا چپا اکھاڑ دے گا۔ ایک ویران پہاڑی پر بیٹھے پولیس اسٹیشن میں کال کرے وہ پتھرائی ہوئی تھی۔ مجھے ابراہیم افندی نام کے آدمی سے خطرہ ہے، پلیز آپ اسے کچھ دیر کے لیے تھانے روک کر رکھ سکتے ہیں تاکہ میں یہاں سے کہیں دور جا سکوں۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں کچھ سرپھرا آدمی بیٹھا تھا جس نے ابراہیم افندی پر سیدھا کڈنیپنگ کا پرچہ کاٹ کر اپنی ٹیم اریسٹ کرنے بھیج دی۔ ابراہیم پاگلوں کی طرح سہانا کو ارد گرد ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ اس کے دوستوں کا ٹولہ بھی سہانا کے کھونے پر ابراہیم پر ہی الزام تراشی کر رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہی ابراہیم کو کونیالٹی ٹاؤن کے کوپس کڈنیپنگ کے کیس میں اٹھوا لے گئے، جبکہ سہانا کو بس ابراہیم کی خود کے لیے تلاش روکنی تھی۔ وہ جانے سے پہلے واپس اسی لوکیشن آئی تاکہ چھپ کر دیکھ سکے کہ کیا صورتحال ہے، مگر وہاں سناٹا چھایا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی تبھی اس کے کان میں انہی دوستوں میں سے ایک کی آواز پڑی جو اپنے کیمپ سے نکل کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ واٹ؟ وہ سہانا کو کیوں کڈنیپ کرے گا؟ خود پاگلوں کی طرح 2 گھنٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا اسے۔ اوکے، میں پہنچتا ہوں تھانے۔ سہانا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے کیا شکایت کی اور ان منحوس تھانے والوں نے سیدھا اس پر کڈنیپنگ کا کیس ٹھوک دیا۔ ایک پل تو سہانا کا دل چاہا رات کی سزا میں ابراہیم کو کچھ دن سڑنے دے، پر پھر پتہ نہیں کس احساس کے تحت وہ بھی اپنا سامان واپس کیمپر وین میں رکھے پیچھے ہی پولیس اسٹیشن روانہ ہوئی، جہاں 3-4 ان کے دوست ابراہیم کی ضمانت کے لیے موجود تھے۔ سہانا نے سیدھا آفس کی طرف ہی قدم بڑھائے۔ سر، یہ لیڈی زبردستی گھس رہی ہیں۔ انسپیکٹر کو میٹنگ میں بے آرام کرتے سٹاف نے سہانا کے جارحانہ تیوروں کی احتجاج کی سوچ شکایت لگائی تو وہ 40 سالہ انسپیکٹر سے اشارہ کرے متوجہ ہوا۔ میں نے کیا کمپلین کی اور آپ نے کیا کیا انسپیکٹر؟ وہ میرا کڈنیپر نہیں ہے، پرسنل چھوٹا سا ایشو تھا، غلطی کی، آپ سے مدد مانگی۔ سہانا کا پارا چڑھا تھا اور انسپیکٹر بھی لگتا تھا خیر حالات کا ستایا ہے، تو پرسنل ایشوز تھانوں میں لانے کے بجائے ٹیبل ٹاک کر کے سالو کیا کریں۔ اب اگر آپ کہیں گی خطرہ ہے تو ہم کڈنیپنگ کے علاوہ کیا پکننگ کا کیس ڈالیں گے؟ جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا کر ضمانت کے پیپر پر سائن کریں اور آگے سے ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ سہانا اس سے پہلے غصے سے اس آدمی کا سر توڑتی۔ عقب سے آتے شایان نے بڑی مشکل سے سہانا کو انسپیکٹر کا قتل کرنے سے روکا، جو خود بیچارہ ایسے حملے سے سہم گیا۔ سہانا، کیا مرڈر اٹمپٹ کے کیس میں اندر جانے کا پلان ہے؟ لیو ہم۔ شایان نے بروقت معاملہ سنبھالا اور اس بلا کو قابو کرے آفس سے نکلا، جبکہ ڈرے انسپیکٹر کو اب یاد آیا غصہ کرنا ہے، ورنہ سہانا کے تیور ایک پل کو واقعی اس کی ہوا ٹائٹ کر گئے۔ آخر کوئی انڈیپینڈنٹ عورتوں کا ملک تھا۔ ابراہیم کو کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ سہانا نے خود کے غصے کو قابو کیا اور شایان کی ہمراہ جا کر ضمانت کا پروسیس فائنلائز کرنے بڑی۔ نہیں، بس ہتھکڑی پہنانے والے آدمی کے۔ شایان نے دان دکھاتے انفارمیشن دی۔ سہانا نے تمام سگنیچرز کر کے فائل پروسیسنگ کے لیے سبمٹ کروائی اور خود سیل روم کی طرف بڑھی جہاں ابراہیم کو سیل میں بھیجنے سے پہلے ویٹنگ پر رکھا گیا تھا۔ یہیں رکے آپ، صرف یہی مل سکتی ہیں۔ شایان کو کاپ نے باہر ہی پکڑے روکا اور سہانا کے ساتھ ہی روم تک گیا۔ آپ کو اغوا کرنے کا الزام ہے اس پر۔ دروازہ کھول کر اندر آتی سہانا کب سے سنائی دیتی آواز سے پہلے انتقامانہ متفق لگی، پر جب ابراہیم پر نظر پڑی تو سارا غصہ کہیں دور جا بسا۔ وہ آدمی واپس جا چکا تھا، جبکہ سہانا کا دل حرکت کرتے کرتے تھما جب اس نے ابراہیم کے پیچھے کو جکڑے ہاتھوں میں ہتھ کڑی دیکھی۔ وہ بھی ٹہلتے ٹہلتے بے قرار تشنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے رکا۔ میرے فرار کو ناکام کر دیا نا؟ یہ اغوا کرے گا مجھے، جس کا اپنا سب کچھ لٹ چکا ہے، جو محبت کرنے کا تاوان پچھلے کئی سالوں سے بڑھ رہا ہے۔ آج اس نے کچھ نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے کس دو راہے پر ہے، بس جا کر اس کے سینے لپٹ گئی اور ابراہیم کے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کرتے سینے لگتے اس ایک آتش فشاں کی حرارت برداشت کی تھی۔ اس کے ضبط کا خدا گواہ تھا، ہاتھ بندھے تھے، دل کو باندھنے کا اختیار تو ابراہیم کے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے؟
ابراہیم کی آواز غصے اور اذیت سے بھاری پڑی۔ وہ بہت دیر بعد اس سے دور ہوئی۔ مر گئی ہر کیفیت۔ میں نے جو لکھا اس پر قائم ہوں۔ جا رہی ہوں ابراہیم، بس مجھے ڈھونڈنا مت، یہ گلے تبھی لگی تاکہ تمہارے دل کو ایک پل کا صحیح محبوب سے گلے لگنے کا سکھ میسر ہو۔ میں نہیں چاہتی تم میرے پیچھے مزید خواری سہو۔ تمہیں ہاتھی پر اپنے فرض سے میرا عشق دور کر رہا ہے نا؟ اب نہیں کرے گا۔ ممی بابا کو اپنے جانے کے بارے لیٹر پوسٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی تم پر الزام نہ درے۔ میں اپنا خیال رکھوں گی۔ آخری شرط بدل رہی ہوں، میری موت سے پہلے ہی تم پر ساری عورتیں حلال ہیں۔ گھر بسا لینا۔ ابراہیم کا دل سینے میں پھٹ سا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے روکنے کو آگے بڑھا، پر اس کے ہاتھ تو روکنے سے اس وقت محروم تھے۔ سہانا، میرے ساتھ یہ مت کرنا پلیز۔ وہ بہت ضبط کے مقام پر کھڑا تھا، پورا وجود درد میں مبتلا تھا۔ میں کر چکی ہوں ابراہیم، میری کچھ دیر میں فلائٹ ہے۔ اگر تم نے اپنے دل کے ساتھ کچھ کیا، میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ اس لیے مجھ جیسی ناشکری اور منحوس لڑکی کے لیے ایک آنسو مت بہانا۔ میں بہت مس کروں گی یہ حق جو پورا بھی نہیں ہوا تمہارے بندے ہاتھوں کے سبب، لیکن اب تمہارا دل آزاد ہے۔ بائے۔ وہ دور ہو گئی اور دروازے کی طرف بڑھی، جبکہ ابراہیم کی آنکھوں نے اسے بہت جکڑنے کی کوشش کی، پر وہ تو ظالم بن چکی تھی۔ سہانا، میں تمہیں دیکھ کر جیتا ہوں۔ وہ رویا نہیں تھا، پر اپنی بے بسی پر بکھر گیا۔ اب اپنے جینے کی وجہ کسی ڈیزرونگ چیز کو بنانا، مجھ سے ویسٹیج کو نہیں۔ مزید ابراہیم کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور ابراہیم میں اتنی ہمت بھی نہ بچی کہ وہ اپنی طاقت تک کی صحیح اس کا پیچھا کر پاتا۔ اس شخص کی دنیا آج دائمی اندھیر ہو گئی۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً بہت سے ٹویسٹ، تھرل اور ایکشن اور رومانس پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ، بہت ہی مزے کی سٹوریز چلنے والی ہیں ساری بیک ٹو بیک۔ اور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، کون سا سین بیسٹ لگا، کون سا ڈائلاگ آپ کے دل کو چھو گیا۔ تو ملتے ہیں ہم 38 ایپیسوڈ میں، جو بہت بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، بہت ہی مزے کی بھی ہوگی اور بہت زیادہ ایموشن سے بری بھی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔